Hello guys, welcome back to my channel When Humanities is Life. In this video, we are starting with the class 12th legal studies syllabus of term 2, and this is unit 4 on human rights. I am going to explain certain concepts in Hindi so that it's easier for you all to grasp it, as many of you have requested in the comments. So without much ado, let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर ह्यूमन राइट्स. ये कुछ ऐसे राइट्स है हमारे जो कि वी आर एंटाइटल्ड टू देम बिकॉज सिंपली बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स. दे इंश्योर ह्यूमन डिग्निटी. एंड हमारे जो रिलीजन्स है, ये सारे रिलीजन्स जो हिंदुज़म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, ये सब ह्यूमन राइट्स वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हैं. फिर जो आते हैं हमारे डेफिनेशन ऑफ राइट्स. What are rights? It denotes certain entitlements or claims that are to be recognized and protected through duties and obligations. हमारे जो states है, even the international community, it grants certain inalienable rights to all the citizens of the world. अब हमारे 3 sources हैं जिससे हमें rights के बारे में पता चलता है. First of all, we have 2 English documents, Magna Carta of 1215 and the English Bill of Rights of 1689. अब मैग्ना कार्टा क्या है? इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन इंग्लिश किंग जॉन एंड द बेरॉन्स. अब बेरॉन्स का जो लिटरल मीनिंग है, लेट मी टेल यू, इंग्लैंड में जो नोबिलिटी है उसकी लोएस्ट क्लास को बेरॉन्स कहते हैं. पर यहाँ पे जो बेरॉन्स के बारे में बात किया जा रहा है ना, ये लोएस्ट क्लास को रेफर करते हैं. जो पेजेंट्स है, जो कि हमारे आर्टिजन्स है, एंटरटेनर्स है, दोज हु आर एट द मार्जिन्स ऑफ द सोसाइटी, उन लोगों के साथ कई सारे एक्सप्लॉयटेशन होते थे इंग्लैंड में, जैसे कि सारे दुनिया में भी होते हैं. अब मैग्ना कार्टा इज़ अ document which includes clauses that grants the right to legal trial to these barons. It prevented the arrest, imprisonment, outlawing, abuse and denial of ownership of property without trial to the barons. ये सारी चीज़ें नहीं की जा सकती. राइट. अब सेकेंड सोर्स जो है वो इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स है ऑफ 1689. काफ़ी सारे बाद में ये डॉक्यूमेंट फ्रेम किया गया था. इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन द किंग एंड द पार्लियामेंट. The king prevented, this bill prevented the king from abusing the Protestants. अब Protestants क्या है, ये हिस्ट्री स्टूडेंट्स को तो ज़रूर समझ में आएंगे. Protestants, it was a class of priests who used to protest during the Renaissance against the faith and dogma. बहुत ज़्यादा अंधविश्वास जब बढ़ गए थे इंग्लैंड में, फ्रांस में और वेस्ट में, द प्रोटेस्टेंट्स वर क्लास ऑफ रिफॉर्मर्स. मार्टिन लूथर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, द लीडर्स ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन. तो ये डॉक्यूमेंट में क्या है? इट प्रिवेंट्स द किंग फ्रॉम लिवाइंग मनी फ्रॉम द प्रोटेस्टेंट्स. ये पैसा नहीं ले सकते किंग. इट ग्रांट्स द प्रोटेस्टेंट्स द राइट टू पिटिशन द किंग, parliamentary privileges, fair trial, right against cruel and unusual punishments and excessive right against excessive fines. ये सारे rights जो है प्रोटेस्टेंट्स को दिया गया है इस डॉक्यूमेंट के थ्रू. अब ये 2 सोर्स के अलावा भी हमारे एक और बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो है 17th और 18th सेंचुरी थिंकर्स की जो राइटिंग्स है, जो जॉन लॉक है, जीन जैकस रोस्यू है, थॉमस पेन है, जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स है हमारे. ये सब ने भी कई चीज़ें लिखी है राइट्स के बारे में, और इसी से हमें राइट्स के बारे में पता चलता है. ओके, नाउ वी कम टू मॉडर्न सोर्सेज ऑफ ह्यूमन राइट्स. ऑब्वियसली दीज 3 सोर्सेज आर इन्फ्लुएंस दीज 2 कॉन्स्टिट्यूशंस टू. फर्स्ट जो हमारे है वो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, जो कि 1776 में फ्रेम किया गया था. इट इंक्लूड्स ह्यूमन राइट्स वैल्यूज़. और फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन ऑफ 1789 ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ फ्रांस. ये आपको याद रखना है. इट ड्रॉज अपॉन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ of America and laid down the foundation of human rights principles. इंडिया में जो है और काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है, ये सारे वैल्यूज़ को ड्रॉ करते हुए ही हमारे ह्यूमन राइट्स फ्रेम हुआ है. ऑब्वियसली दैट्स नॉट अ बोरोइंग. हमने हमारे कंट्री के जो नीड्स है उसके अकॉर्डेंस में ही बोरो किया है. एंड ऑल दीज थिंग्स recognizes the inherent dignity of being human and equal and inalienable rights. Right, let's move to the next topic, international human rights. 10th December 1948, I think it's not mentioned in your textbook, but ये आप लिख सकते हैं एग्जाम में, बहुत ही relevant चीज़ है यहाँ पे. जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली थे,
इसने अडॉप्ट किया UDHR को, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एंड दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स द फंडामेंटल CPSC राइट्स। CPSC क्या है? ये एक निमोनिक है, आप इससे याद रख सकते हैं, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। एग्जाम्पल कई सारे हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, कॉन्शाइंस, रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, एवरीथिंग। अब ये सब आपको पता ही है। एंड ऑल दीज वैल्यूज वर अडॉप्टेड बाय द मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अगर आपको पता नहीं है तो मैं समझा देती हूँ। यूनाइटेड नेशंस जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अभी के डेट में वो सबसे अथॉरिटेटिव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। इंडिया भी उसका मेंबर है, सारे वर्ल्ड की कंट्रीज उसके मेंबर्स हैं। और ऑब्वियसली इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, इतना नोबल आइडियाज़ इसे इंस्पायर करते हैं, तो ह्यूमन राइट्स तो रहेगा ही रहेगा। फिर हम आते हैं इसी यूनाइटेड नेशंस को इसी यूनाइटेड नेशंस ने कई सारी ह्यूमन राइट ट्रीटीज़ को अडॉप्ट किया है, जैसे कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ 1976, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ऑफ 1976, कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1990, सिडाओ मतलब कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1979, आपने 11 में तो पढ़ा ही होगा फैमिली जस्टिस सिस्टम में, और कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज 1954। अब इसे याद कैसे रखना है? ये जो दोनों चीज़ है, ये तो डेट सेम ही है 1976, और ये आप इतना ज़्यादा याद ना भी रखें तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बस नाम को याद रखिए। और यू मस्ट रिमेंबर द एग्जाम्पल्स हियर विच आई हैव रिटन इन रेड इंक। अभी ये चैप्टर में, ये वीडियो में जितनी भी एग्जाम्पल है, सब मैंने रेड इंक में लिखा है, सो दैट इट्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। Okay, now this first one, International Covenant on Civil and Political Rights, it's based on the ideals of free human beings enjoying civil and political rights. Examples are freedom of speech, assembly, conscience, religion, right to life, liberty, security. इतना लिख देंगे आप, इनफ है। फिर इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, सेम ईयर है 1976। फॉर इंस्टेंस, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइवलीहुड, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ, शेल्टर। अब ये तो इजी है क्योंकि कोई एग्जाम्पल नहीं है। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, अब जो बच्चे जो है हमारे, तो बिकॉज दे आर फिजिकली एंड मेंटली इमेच्योर्ड, उनको कुछ सेफगार्ड्स दिया जाते हैं, कुछ लीगल प्रोटेक्शन दिया जाते हैं, इसी के बारे में ये कन्वेंशन बात करते हैं, कुछ नहीं है। फिर सिराव है, वुमेन से रिलेटेड है, ये आप याद रखेंगे तो बाकी सब कुछ याद आ जाएगा। एनी डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूशन, रेस्ट्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द सेम थिंग, अभी मैंने यहाँ समझाया CPESC, जस्ट रिमेंबर दिस। सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, इन सारी चीज़ों में वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं की जा सकती है। लास्ट, कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज 1954, इट प्रोवाइड्स लीगल सेफगार्ड्स टू अ रिफ्यूजी और अ पर्सन हु इज ग्रांटेड असाइलम और शेल्टर इन अनदर कंट्री। नाउ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इफ आई गिव, जो 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, जब बांग्लादेश क्रिएटेड हुए थे, तो इतने सारे रिफ्यूजीज़ जो इंडिया में आए, हमने क्या कहा कि यू कांट स्टे इन इंडिया? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज दे आर रिफ्यूजीज, दे हैव नो अदर ऑप्शन, वी हैव एक्सेप्टेड देम। So why? Because of such conventions. Convention relating to the status of refugees. Refugees should not be shooed away from the country. They should be given asylum in the country. अब तक हम सारे वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे थे. नाउ लेट्स कम टू आवर ओन कंट्री, इंडिया. फर्स्ट थिंग, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, हर जगह पे ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द प्रीएम्बल. Second, we have fundamental rights, part 3 of the Indian Constitution, part 4, the directive principles of state policies, and part 4A, the fundamental duties. तो पहले ये जो 4 sources है हमारे human rights के, let's look at each one of these sources one by one. बहुत short में हमने notes बनाया है. You won't have any problem. Trust me, you will have a very good exam. Preamble. Preamble affirms the aims, objectives and guiding principles of the Constitution. जो हमारी बेस है, जो फाउंडेशन, जो फाउंडिंग जो राइट्स एंड प्रिंसिपल्स है, वही लिखा गया है हमारे प्रियम्बल में. और प्रियम्बल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर. बेसिक स्ट्रक्चर इट कंसिस्ट्स ऑफ DRSSJ. DRSSJ, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, सेक्युलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड जुडिशियल रिव्यू. एंड दैट्स आवर प्रियम्बल इन शॉर्ट.
We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity. Fraternity मतलब brotherhood. ये जो भाई भाई ये जो फीलिंग है इसे कहते हैं fraternity. Ensuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. ये देश की जो एकता है इसको हमें बनाए रखना है, कम्युनली हमें फाइट नहीं करना है, और बाकी सारी ये जो वैल्यूज़ है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, आई रिटन ऑल दीज थिंग्स इन शॉर्ट सो दैट यू कैन रिमेंबर इट. ऐसे आप देख लीजिए, दैट विल मेक अ मेमोरी इन योर माइंड. बट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो प्रियम्बल है हमारे, इसमें फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर में. ठीक है, दैट्स द फर्स्ट सोर्स, द प्रियम्बल. अब हम आते हैं नेक्स्ट सोर्स में, पार्ट 3, द फंडामेंटल राइट्स, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, आर्टिकल्स जो है 12 to 35, ये आर्टिकल्स में हमारे फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं, और ये सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है. There are certain salient features, the basic features of fundamental rights. अच्छा, ये जो एक फीचर है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है बहुत ही इरेलीवेंट है, इसीलिए हमने इसे एक फीचर नहीं मानते हैं. तो जो रेलेवेंट है उसी के आगे हमने 1 2 3 4 लिख दिया है. ये भी एक 5th पॉइंट है, बट ये आप 5th पॉइंट नहीं करेंगे, मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर जस्टिसेबल राइट्स, दे आर इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट्स. क्यों, वो नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है. आर्टिकल 32 जो है वो भी एक फंडामेंटल राइट ही है. दैट कंस्टिट्यूट्स द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. इट ग्रांट्स द अग्रीव्ड पर्सन्स हुज फंडामेंटल राइट्स हैव बीन अब्रिज्ड और वायोलेटेड द राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स दीज राइट्स. दे कैन पिटिशन द सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स देयर राइट्स. सपोज एक जो हमारे इंसान है, ए है, उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उसकी राइट को इन्फोर्स करने के लिए. हाउ? थ्रू रिट्स. रिट्स जो है हिबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोररी, ये रिट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करते हैं. और आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये एलिवेट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स की अथॉरिटी को. व्हाट डज इट स्टेट? इट स्टेट्स दैट द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वायलेटेड इन एनी लॉ इन कॉन्ट्रवेंशन टू द फंडामेंटल राइट्स आर void. Right? Next point, these are enforceable against the state and private individuals both. A right to freedom of speech and expression जो है आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 है, ये हमारे स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्स किया जा सकता है. सपोज एक ऑपोजिशन पार्टी के लीडर कुछ कह रहे हैं रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट. रूलिंग पार्टी स्टेट को कंस्टिट्यूट करते हैं. अब द स्टेट कांट से कि आप हमारे खिलाफ ऐसे बात नहीं कर सकते. ऑब्वियसली कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी है, सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये तीनों जो रिस्ट्रिक्शन है इसको दिमाग में रखते हुए हम कुछ भी कह सकते हैं. स्टेट काम से भी कान से. फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी कुछ फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल है, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, माइंस और अदर प्लेसेस ऑफ हैजरस एक्टिविटी. एक जो फैक्ट्री ओनर है, ताकि उन्हें कम पैसा देना पड़े बच्चों को जो काम करते हैं, वो 14 ईयर्स के बिलो ही कई सारे लड़कों को रख दिया काम करने में. दे आर वर्किंग एज बॉन्डेड लेबर परहैप्स. तो ये जो फंडामेंटल राइट है बच्चों की सारे वायलेट हो रहा है. राइट टू लाइफ, ये जो फंडामेंटल राइट है ये भी वायलेट हो रहा है. आर्टिकल 23, 24 वायलेट हो रहा है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो वो प्राइवेट इंडिविजुअल फैक्ट्री ओनर की जेल हो जा सकता है अगर ये राइट इन्फोर्स हो गया तो. फिर स्टेट या इंडिया में स्टेट की क्या क्या स्टेट कहते हैं? गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पंचायत, ये सारे स्टेट्स हैं. पर ये आपको सेलियन फीचर्स में नहीं लिखना है, ये आप एक सेपरेट पॉइंट बना दीजिए कंक्लूशन में. और लास्ट एक पॉइंट आप लिखेंगे, दे आर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. ये आपके 5th पॉइंट होंगे. राइट? ये टेक्स्ट बुक में नहीं है पर ये परफेक्टली राइट पॉइंट है. अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर. ये जो है ये आप ज़रूर स्क्रीनशॉट लीजिएगा. Here I have written all the fundamental rights from right to equality to right to constitutional remedies with the subparts, with the article names.
ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जो हम डिटेल्स में करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 14 से। राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 क्या है? इसे कहते हैं इक्वालिटी प्रिंसिपल। राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसकी 3 पार्ट्स हैं। पहले तो ये कहते हैं कि कोई भी इंसान के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकते ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। और ये ग्राउंड्स क्या क्या है, ये जो हमने लिखा है यहाँ, ये आपको याद रखना है। ये एक निमोनिक है, RRCSP। अगर ये आपको याद हो गए तो आप कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं। ये चैप्टर में, ये फंडामेंटल राइट्स में। ये क्या है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ RRCSP। और ये आर्टिकल 14 ये भी कहते हैं कि लॉ ट्रीट्स एवरीवन इक्वली विदाउट कंसिडरेशन ऑफ देयर रैंक, स्टेटस और अदर बैकग्राउंड्स। ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ खास नहीं है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, उनकी बैकग्राउंड स्टेटस नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाना चाहिए एक्चुअली। और थर्ड पॉइंट, इक्वालिटी ट्रीट्स इक्वल सिमिलरली एंड अनइक्वल्स डिफरेंटली। ये जो हमारे इक्वालिटी प्रिंसिपल है, ये सबको इक्वली नहीं ट्रीट करते, ये इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करते हैं, और जो डिफरेंट है और जो इक्वल नहीं है उसे अनइक्वली ट्रीट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, ये जो हमारे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है ऑफ 2006, प्लीज़ रिमेंबर दिस एग्जाम्पल। ये प्रिस्क्राइब करते हैं द मिनिमम मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स टू बी 18 ईयर्स एंड बॉयज़ टू बी 21 ईयर्स। ये जो हमारे एक्ट है, इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स को डिफरेंटली ट्रीट किया गया है बिकॉज दे आर अनइक्वल्स। अभी इसमें कई सारे डिबेट आएंगे, अभी मेरे मन में भी है कि क्यों ऐसा है कि गर्ल्स को आर दे कंसिडरिंग अस टू बी अनइक्वल्स? नो, सम पीपल से, लाइक माई टीचर वंस टोल्ड मी दैट गर्ल्स by nature are a little more mature, but obviously not all girls are mature and not all boys are immature. ये जो डिफरेंशिएशन है अभी तक तो ये है, बट वेरी रिसेंटली एज यू विल ऑल्सो हियर, एक नया बिल आया है पार्लियामेंट की गर्ल्स की एज भी 21 ईयर्स हो जाएंगी। तो ये एग्जाम्पल भी और कुछ सालों में रिलेवेंट नहीं होंगी यहाँ पर, बट अभी जो है आपके टेक्स्ट बुक में आप पढ़ लीजिएगा। तो गर्ल्स आर 18 ईयर्स एंड बॉयज़ आर 21 ईयर्स, ये परफेक्टली वैलिड है। पर अगर दो इंडिविजुअल्स की मैरिज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उनमें से एक कास्ट, क्रीड, रिलीजन और अदर एरियाज़ में बैकवर्ड है, तो ये इनइक्वलिटी ज़रूर होंगे। तो ये आर्टिकल 14 इन्फोर्स की जा सकती है जो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है उनके अगेंस्ट, राइट? दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ आर्टिकल 14 राइट नाउ. The next article is Article 15. Article 15, discrimination and access to public places. Based on the equality principle, no one can be discriminated from going to public places. जो पब्लिक प्लेसेस है हमारे, जैसे कि बेदिंग घाट्स, ये जो हम वेल्स को यूज़ करते हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, हम नहीं कह सकते कि वो नहीं जा सकते क्योंकि that person is inferior in what? In RRCSP. Religion, race, caste, sex, place of birth. ये सेम है, मैंने कहा ना सारी जगह सेम ही आप लिखेंगे. फिर सेकंड पॉइंट क्या है आर्टिकल 15 की? इट प्रोहिबिट्स स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग देम. एक तो ये इन जनरल डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेंट करता है, फिर ये स्टेट को भी प्रिवेंट करता है डिस्क्रिमिनेशन करने में. आर्टिकल 16, रिजर्वेशन एंड एफर्मेटिव एक्शन. इसके भी 2 पार्ट्स है. पहले तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट. हम सबको सेम अपॉर्चुनिटी दिया जाते हैं ताकि हम पब्लिक और स्टेट एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयड हो सके. एंड इट बार्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ RRCSP. बट ये जो सेकंड पार्ट है ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है, बट आप बात को समझने की कोशिश कीजिए. इट अलाउज द स्टेट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन एंड एफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स फॉर गवर्नमेंट जॉब्स टू बैकवर्ड क्लासेस. अभी हमने कहा ना कि ये इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करेंगे और अनइक्वल्स को डिफरेंटली ट्रीट करेंगे. ये जो हमारे बहुजन से सोशल वो सोशल इनइक्वल्स है, जो बहुजन है OBC, SC, ST, they have been discriminated for centuries because of social and cultural backwardness. तो उन लोगों को ये जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा अपर हैंड देंगे, कुछ सीट्स उनके लिए रिजर्व कर देंगे. इसे कहते हैं रिजर्वेशन एंड एफर्मेटिव एक्शन. एफर्मेटिव एक्शन मतलब कुछ
पॉजिटिव एक्शन उनके लिए, ताकि उनके लिए थोड़ा सा आसान हो ये जॉब पाना. Obviously, if we should abolish it, it's a different kind of debate going on in the country since Mandal Commission issue. फिर हमारे जो आर्टिकल 17 है वो क्या है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी मतलब जो हमारे छुआछूत प्रथा है continuing for a long time. Many prominent thinkers like B.R. Ambedkar, Gandhi ji, all of them have been advocating against it. Now, Article 17 talks against untouchability. It states that untouchability has to be banned, abolition of untouchability. Now, this can be enforced both against the state and against the private individuals who are engaging in such malpractices. And any acts of untouchability or such hatred will be punished under these two acts, Protection of Civil Rights Act 1955 and SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989. ठीक है, ये दोनों एक्ट जो है यही लोगों को पनिश करते हैं. यू हैव रेड अबाउट दिस इन टर्म 1-2 इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. ये जो इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ है ना क्लास 12 की मिड टर्म में, उसमें आपने ये पढ़ा है. आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. तो आर्टिकल 18 क्या करता है, हम लोग टाइटल्स नहीं रख सकते. जैसे कि राय बहादुर जो हम ज़मींदार थे, वो लोग इंडिपेंडेंस के बाद में भी वो टाइटल अज्यूम करके बैठे थे. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे टाइटल्स को अबॉलिश करते हैं. अभी जो लोग एडुकेशनल टाइटल्स जिन्हें दिया जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन एडुकेशन, और जो मिलिट्री मैन हैं जैसे कि जनरल, गवर्नर और आर्मी से रिलेटेड कुछ भी हो, वो भी टाइटल्स अडॉप्ट कर सकते हैं. ओनली इन एडुकेशन एंड आर्मी दे कैन अज्यूम टाइटल्स, अदरवाइज नहीं. तो आगे जाने के पहले मैं बस एक बात कहना चाहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर फाइंडिंग दिस हेल्पफुल. एंड I am just going to apologize to all of you if my Hindi is not up to the mark, because I am not a Hindi speaker, but I am trying best to help you. अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक में, आर्टिकल 19-22 राइट टू फ्रीडम. आर्टिकल 19 क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, सर्टेन पर्सनल फ्रीडम्स. पर्सनल फ्रीडम्स को आप याद कैसे रखेंगे, बहुत बड़ा है. आप लोग कहेंगे वी कांट रिमेंबर. वेल, इट्स वेरी इजी. यू विल रिमेंबर इट एज साफ MRP. साफ MRP. Freedom of speech and expression, freedom to assemble peacefully and without arms, freedom to form associations and unions, freedom to move freely throughout the territory of India, freedom to reside and settle in any part of India, and freedom to practice any profession, to carry out any occupation, trade and business. साफ MRP. अब ये जो पर्सनल फ्रीडम्स है ये एब्सोल्यूट नहीं है. ये आर्टिकल 19 कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस है. क्या है, सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. इंडिया की जो स्टेट है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी जो राइट्स है टू रूल, उसको आप वायलेट नहीं कर सकते. सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को आप वायलेट नहीं कर सकते. फ्रेंडली रिलेशंस विद नेशन, जो हमारे नेबर्स है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, जो श्रीलंका है, मॉलडीव्स है, इन सारे देश से जो फ्रेंडली रिलेशंस है ये आप बर्बाद नहीं कर सकते कुछ ऐसे बोल के. फिर पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, और जो कॉन्शाइंस है आप उसे भी वायलेट नहीं कर सकते. कुछ इमोरल बात नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, डिफेमेशन नहीं कर सकते, और किसी भी सिटीजन को आप इंसाइट नहीं कर सकते कुछ ऑफेंस करने में. सेकेंड फ्रीडम जो है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, इसकी दो रिस्ट्रिक्शन है, सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये पहला सेम ही है यहाँ, एंड पब्लिक ऑर्डर ये भी यहाँ है. तो आप ये पढ़ लीजिए, सब आपको याद आ जाएगा अपने आप. देन फॉर्म एसोसिएशंस इन यूनियंस, सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर. अब जो फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये जो है ये दोनों की रिस्ट्रिक्शन सेम ही है. इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बस दैट्स इट. फिर लास्ट जो हमारा है वो है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस. इसकी भी 3 रिस्ट्रिक्शंस है. पहले तो इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, देन स्टेट प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, एंड स्टेट रन इंडस्ट्रीज बिजनेस सर्विस दैट एक्सीड्स पार्टिसिपेशन कम्प्लीटली और पार्शियली. अब देखिए हमारे देश की जो रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो अदर स्पाई एजेंसीज है हमारे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो वहाँ पे आप अगर बहुत एक्सीलेंट है एकेडमिकली, आपके
इंटेलिजेंस के पैरामीटर्स से और आपके स्ट्रेंथ से, तभी आप वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं. आप नहीं कह सकते कि आई कैन practice anything in India. You can't stop me from being in raw. Obviously, you can, if you pass it, you will definitely be a part of it. पर ये एक restriction है, ये state prescribed qualification आपको होना चाहिए, तभी आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते. फिर हमारा जो आर्टिकल 20 है, राइट्स ऑफ पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स, ये है आफ्टर इम्प्रिजनमेंट. इम्प्रिजनमेंट हो गया है, वो पक्का है कि ये इसी ने किया है कुछ, तब ये सारे राइट्स उस अक्यूज्ड को दिया जाता है. We have 4 parts under it. First of all, a person cannot be convicted for the commission or omission of an act that does not amount to an offense by any law in force at the time of such an act. जब एक क्राइम किया जाता है, अगर वो एक क्राइम तब नहीं था जब हुआ था, तब we cannot treat it as illegal. एग्जाम्पल दिया है बहुत अच्छा, एक ओडोमी लॉ सेक्शन 377 ऑफ IPC treats consensual homosexual conduct between same-sex adults as a criminal offense. But 2007 में क्या हुआ था, ये जो सेक्शन 377 है, that was invalidated by the Delhi High Court. क्यों? Because of privacy, non-discrimination and liberty of bisexual, gay and transgender individuals. तो 2007 के बाद से ये जो होमोसेक्सुअल कंडक्ट है वो इलीगल नहीं है. बट फिर से 2013 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, द हाईएस्ट अथॉरिटी, ये कहते हैं नहीं, हाई कोर्ट की ऑर्डर गलत है, सेक्शन 377 बिल्कुल वैलिड है. तो फिर से अब जो है 2013 के बाद से ऐसे होमोसेक्सुअल कंडक्ट इलीगल हो गया है. बट देखिए, जिन लोगों ने ऐसे कोई कंडक्ट, होमोसेक्सुअल कंडक्ट किया था 2007 और 13 के बीच में, उसे हम स्यू नहीं कर सकते, उसे हम अक्यूज नहीं कह सकते, क्योंकि तब वो परफेक्टली लीगल था. दिस एक्ट, दिस सब क्लॉज ऑफ आर्टिकल 20, इट प्रोहिबिट्स रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ. रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बार बार, एंड प्रोस्पेक्टिव मतलब कुछ स्पेसिफिक चीज़ को ध्यान में रखते हुए. ऐसे आप किसी को पनिश नहीं कर सकते. सेकेंड पॉइंट, देयर शुड नॉट बी एनी पेनाल्टी मोर देन व्हाट इज प्रोवाइडेड इन लॉ. जैसे कि थीवरी के लिए शायद, आई एम नॉट श्योर, बट 2 years इम्प्रिजनमेंट है इन ग्रेव केसेस, राइट. तो उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है. देन the criminals cannot be prosecuted or punished for the same offense more than once. ये तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जानते ही है. Fourth point, no person shall be compelled to be a witness against himself or herself. This is the right against self-incrimination. जोर ज़बरदस्ती से आप नहीं कह सकते कि आपको आपका गुनाह मानना ही है, हम नहीं मानेंगे. That's a right given to us. Then Article 21, right to life and personal liberty. Yeah, that's the most beautiful part of the Indian Constitution. No person shall be deprived of his or her life or personal liberty except by procedures established by law. ये जो हमारे right है Article 21 की, बहुत expansive है. It's applicable to both citizens and non-citizens, and it includes a wide variety of things. हमारी जो dignity है इसको protect करते हैं, हमारे जो basic requirements of life है इसको भी protect करते हैं. Right to participate in activities and expression, ये भी right to life में protected है. जो मानेका गांधी का केस था ना, ये बहुत अच्छा इंस्टेंस है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट सिटीजन्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं. और लास्ट, राइट टू ट्रेडिशन, हेरिटेज एंड कल्चर, ये सब कुछ राइट टू लाइफ में पड़ते हैं. अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हम एक्चुअली जीने की जो एसेंस है ये हमें नहीं मिलेंगे. दैट्स प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21. इसके 2 पार्ट्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरीवन हैज़ द राइट टू डू his or her will freely. That's a personal liberty given to us, and a person can be deprived of his or her life only in rarest of rare cases, only by procedure established by law. और जो लॉ है इसकी प्रोसीड्योर फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए. डेथ पेनाल्टी, जैसे मैंने कहा, बहुत रेयर केस में दिया जाता है, एंड देयर शुड नॉट बी एनी डिले टू एग्जीक्यूट द अक्यूज्ड इन द डेथ रो. अभी हम जल्दी से आर्टिकल 21 कर लेते हैं. आर्टिकल 21, राइट टू एजुकेशन, इंसर्टेड बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002. इसमें क्या कहा गया है, स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज 6 to 14 years. नाउ ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में ओरिजिनली नहीं थे. जो 86th अमेंडमेंट एक्ट है 2002 में ये इंसर्टेड हुआ था. 21A, जो ए लेटर है ना, ए अगर आप जहाँ भी देखेंगे, यू शुड अंडरस्टैंड इट मीन्स अमेंडमेंट.
नाउ इट वॉज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि जस्टिसिएबल नहीं है, इट वॉज एलिवेटेड टू अ फंडामेंटल राइट। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा था कि अगर हम किसी से उनकी राइट टू एजुकेशन छीन लेते हैं तो दैट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू डिप्राइविंग वन ऑफ द राइट टू लाइफ। हो गया और कुछ नहीं है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ समझने की ज़रूरत है। पहले तो आर्टिकल 20 और 22 में आप कोई भी कन्फ्यूजन ना रखिए। आर्टिकल 20 जो अक्यूज्ड है ऑलरेडी, जो कि जेल चला गया है ऑलरेडी, श्योर है कि उसने ही किया एक क्राइम, जो राइट्स है उस अक्यूज्ड का वो दिया गया है आर्टिकल 20 में। और 22 में उन लोगों को राइट्स दिया गया है जो अभी भी कन्विक्टेड नहीं है, उसे जस्ट जेल में ले जा रहा है पुलिस, और तभी उनकी जो राइट्स है उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 22 बिफोर बीइंग कन्विक्टेड। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, इसके 4 पार्ट्स हैं। नो वन कैन बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट प्रोवाइडिंग द ग्राउंड्स। रीज़न आपको देना ही है कि क्यों मुझे अरेस्ट किया जा रहा है। अरेस्टेड पर्सन हैज़ अ राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। हमें एक लॉयर से डिफेंडेड होने की राइट है। अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स में हमें एक मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, ये हमारा राइट है। और ट्रैवल टाइम जो है, गाड़ी से जो हम ट्रैवल करते हैं ना, कोर्ट से जेल से कोर्ट, ये काउंटेड नहीं है। और मोर देन 24 आवर्स अगर कोई मैजिस्ट्रेट अथॉरिटी ना दे तो आप हमें नहीं रख सकते। बट जो एक्सेप्शन है दोनों, ये आपको याद ज़रूर रखना है। जो आर्टिकल 22 है, इट्स नॉट एप्लीकेबल ऑन एलियन एनिमी। सपोज जो पाकिस्तान या फिर चाइना से सपोज कोई टेररिस्ट हमारे देश में आए हैं, वो क्या है? एलियन एनिमी। एलियन एनिमीज़ जो है उनके ऊपर आर्टिकल 22 एप्लीकेबल नहीं है। और पर्सन अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, मतलब इसने कुछ किया नहीं है पर एक सस्पिशन है इनके अगेंस्ट कि ये कुछ कर सकते हैं इलीगल। सो डिटेनिंग ऑन सस्पिशन, इट्स डेट्रीमेंटल फॉर द सोसाइटी एंड दोज हु आर मेंटली इल, दे कैन बी अरेस्टेड by the Preventive Detention Act. But there are some instances in the political history of India where there was a misuse of Preventive Detention Act. For instance, the Maintenance of Internal Security Act of 1971 under the Indira Gandhi administration. अभी आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो ज़रूर जानेंगे क्या हुआ था। 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था, सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे ऑपोजिशन की सबको डिटेन कर लिया था इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने। तो ऐसे मिसयूज़ होते रहते हैं। तो ये जो दोनों है ये एक्सेप्शंस है आर्टिकल 22 पे। दैट्स इट गाइस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। एंड प्लीज़ फॉरगिव मी इफ आई हैव सेड any Hindi word wrong. And thank you so much for watching my video. Please do subscribe, otherwise I'm not motivated to make more videos. Thank you so much.